हाय वेलकम टू क्वांटम लीप क्लासेस। आज का जो सेशन है हमारा स्टार्ट करता है 11th क्लास का। और फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। यानी इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे हम। यानी इस चैप्टर में जो पढ़ना है हमें वो यूनिट्स, उनके डायमेंशंस क्या हो सकते हैं, उनका मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो बेसिकली सारी चीजें हैं। 11th क्लास का जो चैप्टर है ये स्टार्ट होता है फिजिक्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें बेसिक चैप्टर इसके डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आफ्टर दैट इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो सॉल्व करेंगे। और नीट आईआईटी में इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, यानी इसमें 3 सेशन रखेंगे। दो तो चैप्टर की क्लासेस होंगी और एक होगा अपन के पास एंड ऑफ द सेशन, जब जैसे ही चैप्टर ओवर हो जाएगा उसके बावजूद हम एक क्लास लेंगे, वो कंसिडर करके चलेंगे हम प्रीवियस ईयर के आईआईटी और नीट के क्वेश्चंस के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा टाइम वेस्ट किए बिना। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ और हमारे पास पहला पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें मेंशन है ये चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है बच्चे, सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट ये आता है हमारे पास कि इंट्रोडक्शन में अगर पढ़े हम तो देखो, वी आर रिक्वायर्ड ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी इन ऑर्डर टू मेजर इट. The quantity is measured in two parts. The first part specific how many times the standard unit is used, and the second part specific name of the unit. समझो बेटा, जैसे मान के चलो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, इसका मीनिंग क्या है वो देख लो आप एक बार। ठीक है, अगर मैं बात करूं एग्जांपल की तो एग्जांपल कुछ ऐसा कंसीडर करके चलूंगा मैं। ठीक है, कि मान के चलो मैंने लिख दिया यहाँ पे 10 मीटर। क्या लिखा मैंने? 10 मीटर लिखा। अब यहाँ पे देखो, एक तो मैंने 10 लिखा है, दूसरा मैंने मीटर लिखा है। समझ में आ रहा है ना? तो यानी देखो, एक तो स्पेसिफिक यूनिट क्या है यहाँ पे, अगर मैं स्पेसिफिक यूनिट की बात करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास बेटा, वो मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये 10, 20, 50, 100, 200, 300, 500 कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमें कोई भी ऐसे यूनिट जिसको मेजर करते हैं, मेजर करने के लिए उसमें दो चीजें इंक्लूड होती है। द फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है, स्पेसिफिक हाउ मेनी टाइम्स द स्टैंडर्ड यूनिट, कि भाई कितने टाइम स्टैंडर्ड यूनिट का यूज कर रहे हैं। एंड द सेकंड पार्ट स्पेसिफिक नेम ऑफ द यूनिट, कि स्पेसिफिक नेम क्या है यूनिट का। ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये एग्जांपल इसमें ऑलरेडी मेंशन है, तो ये है इसका मतलब। समझ गए ना? आगे चलते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, तो इससे ऐसा क्लास को ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे हम। 45 से 1 घंटे की क्लास होने वाली है फर्स्ट। तो यानी कहने का मतलब ये जितना जल्दी हो जाएगा, छोटे छोटे उसमें आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है बच्चे, अब आता है हमारे पास कि भाई जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ये क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटीज, अगर मैं बात करूं फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटी आर द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड यूज्ड टू डिफाइन द रूल ऑफ द फिजिक्स। समझ में आ रहा है बच्चे? जो फिजिकल क्वांटिटी होती है आर द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर इंस्ट्रूमेंट, यानी किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर की जा सकती है। समझ में आ रहा है? कि ऐसी क्वांटिटी जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर की जा सकती है और डिफाइन द रूल ऑफ द फिजिक्स, जो फिजिक्स के रूल को डिफाइन करे। एग्जांपल लाइक लेंथ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टाइम, प्रेशर, मास, डेंसिटी एटसेट्रा, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं हम जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ये कितने टाइप की होती है। देखो, फिजिकल क्वांटिटी आर द 3 टाइप्स। फर्स्ट आता है फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज। क्या आता है? फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज। दूसरा आता है बेटा ड्राइव क्वांटिटीज। थर्ड थर्ड आता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है इनके बारे में बताएंगे, फिर आपको डेरिवेटिव क्वांटिटी क्या होती है, और फिर आता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, तो चलो इन पर डिस्कस करेंगे। अब देखो बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती है जो सबसे बेसिक यूनिट होती है, जिनको हम फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते, यानी देखा जाए तो टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। समझ में आ रहा है? जैसे लेंथ है, लेंथ का अपना एक पर्टिकुलर वैल्यू है। देखो, ऑल द बेसिक क्वांटिटी आर चूजन सच दैट दे शुड बी डिफरेंट, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यानी कहने का मतलब ये होता है, मैं ये कह सकता हूँ एक लाइन में अगर इसको मैं डिफाइन करूं, तो ऐसी क्वांटिटी जो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती, मतलब जो इंडिपेंडेंट होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर है बेटा? और यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ इसको। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो ऑलरेडी मेंशन है ऑल द बेसिक। ठीक है, ऑल द बेसिक दैट शुड बी डिफरेंट, द मेजर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर्स। यानी जो किसी भी, यानी इनका कहने का मतलब यही है कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, जैसे हम अगर बात करें डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, वेलोसिटी हो गया, कांट बी चूजन एज बेसिक क्वांटिटी। अब जैसे देखो, यानी बेसिक क्वांटिटी हो गई है। ठीक है, हाँ, अच्छा सॉरी, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी नॉर्मली है। अब मैं बात करता हूँ बेटा यहाँ पे, जैसे अब देखा जाए तो वी वेलोसिटी को अगर चाहूँ तो मैं
ठीक है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करे, लेकिन एक ऐसा पर्टिकुलर वैल्यू आएगा जो किसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो बेसिक क्वांटिटीज आती है, यानी जो बेस है क्वांटिटी का, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 7 फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं, वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी है, ठीक है, 7 यूनिट्स हैं जो आपके पास मेंशन है। सबसे पहले किसका जिक्र करता है बेटा, लेंथ। सबसे पहला जो बेसिक 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, उनमें सबसे पहले आता है लेंथ, दूसरे टाइम ना उस पर आता है टाइम, तीसरे पे मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब मैं बता देता हूँ आपको कौन सी यूनिट का कहाँ पे यूज किया जाता है। आपने चीजें पढ़ी नहीं है 10th क्लास में, तो एकदम से 11th क्लास में आए तो कुछ चीजें आपको नहीं लगेंगी, लेकिन जिस चीज में आपको प्रॉब्लम आती है वो आप कमेंट करके जरूर पूछें। और सेशन कैसा लगा ये तो जरूर बताएं। अगर सेशन में कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत होगी तो डेफिनेटली आई विल डू इट। देखो बच्चे, सबसे पहला आता है हमारे पास लेंथ। लेंथ की बात करें, यानी देखो कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे हम, वो लेंथ में ही मेजर करने वाले हैं। अब वो चाहे ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई जो भी है, ठीक है, डिस्टेंस जो भी कवर कर रहे हैं हम, तो उसको लेंथ में ही कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है टाइम। अब टाइम है हमारे पास, देखो बेटा, सेकंड हो गया, मिनट हो गया, आवर्स हो गया, डे, ईयर, टाइम, सेंचुरी, जो भी है, ये टाइम का पार्ट हो गया। फिर आता है मास। मास का मतलब हो गया कोई भी क्वांटिटी को अगर मैं वेट कर रहा हूँ किसी भी चीज का, तो मास तो किलोग्राम में मेजर किया जाता है। क्लियर है ना। फिर आता है बेटा हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर देखो डिग्री में हो सकता है, सेल्सियस, इसमें केल्विन में हो सकता है, फ़ारेनहाइट में हो सकता है, ठीक है बच्चे। फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए किसका यूज करता हूँ मैं, एम्पियर का। फिर आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है बेटा कोई भी ऐसी क्वांटिटी, मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी लाइट की, उसको नापने के लिए यूज किया जाता है। लाइट मतलब लाइट की रोशनी को, जैसे कितनी तेज लाइट है। कभी कभी देखा होगा ना आपने, बल्ब है जो बहुत धीमा जल रहा है, तो आपने देखा होगा उसके आगे अच्छे से आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसके नीचे बैठ गए। फिर एक आपने बहुत ज्यादा तेज जला दिया जिसमें आपकी आंखें नहीं खुल रही है। लाइक ऐसा देखा होगा ना, कभी कभी हम अंदर बैठे हुए हैं छाया में, एकदम से बाहर बहुत ज्यादा धूप है, तो बाहर जैसे ही गए धूप में, तो हमें पता चला भाई हमारी आंखें नहीं खुलती। वो क्यों नहीं खुल रही, क्योंकि ल्यूमिनस इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है उसकी कि हमारी आंखें जो रेटिना है उसको नहीं वो कर पा रही है। जितने अंदर एंटर करनी चाहिए लाइट उतनी उससे मतलब ज्यादा है वो, एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है। फिर आता है बेटा हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ये वर्ड यूज करते हैं मोस्टली केमिस्ट्री में, ठीक है बेटा। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है सबसे पहले। फिर एक दूसरा ये भी है कि इनको डिनोट किससे करते हैं, डिनोट इसको एल से किया जाता है बेटा, टाइम को टी से, सेकंड से नहीं करना है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर आता है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर को किससे, केल्विन से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर्स हो गया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी सीडी। सीडी का मतलब होता है कंडेला, ठीक है। फिर आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से सब डिनोट करेंगे। क्लियर है बेटा। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो आपको पता होना जरूरी है, ठीक है बेटा। अगला पॉइंट आता है ड्राइव क्वांटिटी। अब ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है, देखो ऐसी क्वांटिटी होती है जो डिपेंड करती है किसी दूसरे के ऊपर, यानी वो इंडिपेंडेंट नहीं होती। जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं ये तो डिपेंड होती है, मतलब इंडिपेंडेंट होती है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। लेकिन जब ड्राइव यूनिट की बात करूंगा मैं, तो ये किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। समझ में आ रहा है बेटा। अब जैसे यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट दूं, मैंने बोल दिया वेलोसिटी। क्या बोला मैंने यहाँ पे, एक वर्ड बोला मैंने, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की बात करूं, तो यहाँ पे आप कहोगे सर वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, कि हमारे पास होनी चाहिए एक तो डिस्टेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, डिस्टेंस हो, अपॉन में क्या हो, और यहाँ पे होना चाहिए बेटा टाइम होना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे डिस्टेंस नहीं, हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं। अब ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में ये बता देता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है बेटा। देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट है, जैसे सपोज दैट, देखो बेटा ये मान के चलो पॉइंट ए है मेरे पास, क्या है, पॉइंट ए है, और ये पॉइंट मेरे पास बी है। क्लियर है। अब मान के चलो मैंने ए से चलना शुरू किया इस तरीके से, जिगजैग मैंने रास्ता बनाया और मैं बी पे पहुंच गया। तो यानी यहां से लेकर के ये जो जिगजैग है, यानी येलो कलर मार्क से मैंने जो मार्कर से यूज किया है, ये डिस्टेंस हो गई मेरी। और अगर मान के चलो मैं ऐसा करके कंसिडर करके चलूं ये वाला पोर्शन, यानी इसको मैं व्हाइट लाइन से डिनोट कर दे रहा हूँ, ये देखो ये वाला, समझ रहे हो बेटा। यानी ये कह सकता हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, उसको मैं क्या बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलूंगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। और दो पॉइंट के बीच की जो दूरी है, बीच का तो ये यहाँ से शुरू किया मैंने और यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पहुंच गया, तो ये हो गई बेटा डिस्टेंस। क्या हो गई ये, डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आपको फर्क पता होना चाहिए कि क्या होता है। इतना क्लियर है। आगे चलते हैं मेरे बच्चे। देखो ये नॉर्मली मैंने चीजें बताई है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क होता है, आई होप सब समझ गए होंगे। अब मैंने यहाँ पे जैसे जिक्र किया मैंने कि भाई वेलोसिटी अगर मुझे निकालनी है, तो वेलोसिटी के लिए मैं क्या करूंगा। आपने बोला सर बड़ा सिंपल सा फंडा है। आप क्या करो कि हमें इसके लिए डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। अगर ये दो चीजें मेरे पास हैं तो डेफिनेटली जो मुझे चाहिए वो तो मिल गया। समझ में आ रहा है।
तो ये पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या किया बेटा, जैसे सपोज दैट यहाँ पे लिखा मैंने कि ये जो पॉइंट है, जैसे वेलोसिटी, क्या बोला मैंने अभी, वेलोसिटी बोला था आपके लिए, ठीक है। ये हो गई वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मतलब ये है कि सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब बेटा देखो, अब यहाँ पे दो यूनिट का यूज कर रहे हैं हम, यानी एक तो डिस्टेंस को, यानी डिस्प्लेसमेंट को मैं किससे डिनोट करूंगा, एल से करूंगा, और टाइम को मैं किससे करूंगा, टी से करूंगा। तो यानी लेंथ और टाइम यहाँ पे दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तब जाकर मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूँ। अदरवाइज मेरे पास ये दो क्वांटिटी नहीं होंगी, यानी दो फंडामेंटल यूनिट्स नहीं होंगी, तो मैं ड्राइव क्वांटिटीज को नहीं फाइंड आउट कर सकता। ड्राइव का मतलब ही क्या होता है भाई, उनको यूज करके ड्राइव किया है आपने, यानी निकाला है, उनका पता लगाया है। क्लियर है? तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आपको पता होना चाहिए। और जैसे यहाँ पे मोमेंटम ही दिया हुआ है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी होता है। अब बेटा एम क्या है, एम तो मेरे पास मास हो गया, ठीक है, और वी क्या हो गया मेरे पास, वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो यानी वेलोसिटी तो सिंपल सी बात है बेटा। अब वेलोसिटी के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, एल अपॉन में टी यूज कर रहा हूँ, तो यानी मोमेंटम को ड्राइव कर सकता हूँ मैं। अब मेरे पास कोई भी है, चाहे डिस्टेंस है, टाइम है, स्पीड है, वेलोसिटी है, कुछ भी निकालो, कुछ भी ड्राइव करो, यानी जहां पे मैं बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके क्वांटिटीज को फाइंड आउट करता हूँ, उसे को हम ड्राइव क्वांटिटीज बोलते हैं। ये चीज क्लियर है? और यहाँ पे बोला भी गया बेटा, ड्राइव क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर है? तो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चे हम, ठीक है। आगे आता है सप्लीमेंट्री एंगल। अब जो सप्लीमेंट्री जो एंगल है बेटा, इसको देखते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल में देखा जाए बच्चे, तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा देखो, बिसाइड सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी टू सप्लीमेंट क्वांटिटी आर ऑल्सो डिफाइन, दे आर प्लेन एंगल। यानी कहने का मतलब ये है कि जो दो पॉइंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, द प्लेन एंगल, द एंगल बिटवीन टू लाइंस, प्लेन एंगल इन द रेडियस मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ लाइन अलोंग ए प्लेन। समझ आ रहा है बेटा? अब ये तो आपको पता है, ये वाला जो पॉइंट होता है इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको बोलते हैं अपन आर्क, और यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोल दिया मैंने, रेडियस। अब मुझे प्लेन एंगल चाहिए, यानी थीटा चाहिए। तो थीटा निकालने का तरीका होता है बेटा मेरे पास कि आर्क है, जो आर्क की जो लेंथ है वो ले लो, और प्लस में रेडियस ले लो। अब देखा जाए तो बेटा ये दोनों चीजें क्या है, सेम ही तो है भाई। लेंथ ऑफ आर्क, इसको भी तो मीटर सेंटीमीटर एमएम में मेजर करूंगा मैं, और जो रेडियस है इस पार्ट को भी मैं किस में मेजर करूंगा, ऑब्वियस बात, इसको भी मैं लेंथ या एल से ही डिनोट करने वाले हैं। इतना क्लियर है सबको? हाँ। तो ये है बेटा मेरे पास सेवन फंडामेंटल यूनिट्स का जो हटके है, जो दो क्वांटिटी होती है जिनको मैं सप्लीमेंट क्वांटिटी बोलता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लेन एंगल है एक, और दूसरा आता है हमारे पास सॉलिड एंगल। तो ये दो एंगलों का यहाँ पे हम जिक्र करते हैं। क्लियर है इतना? आगे चलिए। हम्म, अब आता है बेटा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है, देखो सॉलिड एंगल, ठीक है, कि सॉलिड एंगल आर एंगल इज इन द 3D, किसमें है बेटा, 3D में एंगल ऑफ एन एनालॉग ऑफ एन एंगल सच एज एट द सबटेंडेड बाय कोन और फॉर्म बाय प्लेन मीटिंग एट अ पॉइंट। यानी जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वहां पे प्लेन फॉर्म करेंगे, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। अब सॉलिड एंगल के लिए क्या कर दिया बेटा मैंने, देखो कि मैंने मान के चलो कोई पर्टिकुलर सॉलिड बॉडी लिया, उसमें जैसे ये पर्टिकुलर उसका एरिया था, सपोज दैट, ठीक है, आपने इसको ऐसा कंसिडर करके चला है, ठीक है। और मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपने इसको ऐसा कंसिडर करके चला है कि ये एक पर्टिकुलर एरिया था। अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन ले लिया जिसको मैंने डी ए, यानी छोटा सा स्मॉल क्वांटिटी के लिए, जैसे डी एक्स डी, यानी मान के चलो टोटल मेरे पास यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ क्या है, एल एक्स है, और मैं बोलूँ मुझे ना एक छोटा सा पॉइंट चाहिए, तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, डी एक्स कर दिया। यानी स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ये करूंगा सब। इतना क्लियर है सबको? देखो बेटा, आगे चलते हैं। सो ये सिस्टम के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट क्या कहता है बेटा, देखो ध्यान से देखो। तो यहाँ पे दो तीन सिस्टम बनाए थे उन्होंने, जैसे सीजीएम सिस्टम था। अब सीजीएस क्या था, यहाँ पे देखो, जैसे लेंथ के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, सेंटीमीटर, और मास के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ग्राम, और एस यानी स्टैंड फॉर सेकेंड। क्लियर है बेटा? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आगे चलते हैं। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपन के पास, तो इस तरीके से एम के सिस्टम लगा दिया, यानी ये मास के लिए किलोग्राम हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है, यानी मास, और ये नहीं समझ गए ना, मीटर हो गया, किलोग्राम, किलोग्राम हो गया, सेकंड हो गया। तो यानी यहाँ पे बोला भी गया, देखो ये मीटर है, किलोग्राम है, और सेकंड है।
तो ऑलरेडी डिटेल मैंने मेंशन इसमें कर दी है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे। अब अगला पॉइंट क्या कहता है हमसे, ध्यान से देखेंगे तो आप कि एसआई बेस्ड क्वांटिटी एंड यूनिट्स। देखो जो लेंथ है यानी मीटर में, द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ। अब देखो ये जो मीटर डिस्टेंस वगैरह सारी चीजें जो बनाई थी, ये क्यों बनाई, इनकी जरूरत क्यों पड़ी, एक्चुअली पॉइंट ये है बच्चे। इनकी जरूरत इसलिए पड़ी हमें, देखो ध्यान से देखा जाए तो आपको कि जो लेंथ है, अब जैसे एक पर्टिकुलर वैल्यू, कुछ एक स्टैंडर्ड तो होगा ना, वो हमने फिक्स कर दिया। अब इसके फिक्स करने के पीछे क्या रीजन रहा है वो भी, अब देखो इसको कोई छेड़ेगा नहीं। और सारे जितने भी साइंटिस्ट थे, एसोसिएशन बना, एसोसिएशन बनाने के बाद इन्होंने सारी चीजों को आपस में फिक्स कर लिया। और फिर उन्होंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा करेंगे, इस चीज को हम फिक्स कर देते हैं, हमारे आने वाली जितनी भी जनरेशन है सब इसी को देखेंगे, इसी को पढ़ेंगे, इसी को समझेंगे, ठीक है। जैसे सपोज दैट मान के चलो कोई बोले कि 1 मीटर की जरूरत क्यों पड़ी, 1 किलोमीटर की जरूरत क्यों पड़ी। तो जरूरत पड़ी तो भाई इन्होंने किस चीज से मेजर किया था। अब हो सकता है भाई आज से 10 साल बाद आने वाला कोई भी बच्चा हो, मतलब 10 साल क्यों, मतलब 100-200 साल बाद हो, और इस पे क्वेश्चन उठाते भाई तुमने जो मीटर जो डिसाइड किया था वो किस बेस पे किया था। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके के पॉइंट्स हो सकते हैं बेटा, समझ रहे। जैसा लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ में क्या था यहाँ पे देखा जाए, ध्यान से देखेंगे तो आप, लेंथ, द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ 1/299,793 इतना ऑफ सेकेंड 193, इट डिनोटेड बाई मीटर। समझ में आ रहा है। तो इन्होंने बोला कि यार ऐसा जो मीटर में डिनोट कर रहे हैं हम इसको, ठीक है, तो मीटर में डिनोट कर रहे हैं वो किस तरीके से, किस लेवल पे कर रहे हैं, पॉइंट ये था हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा देखो मीटर है, जितने भी सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इनको हमने इस तरीके से डिनोट किया है। मतलब जैसे मास की बात करो तो किलोग्राम इज द इक्वल मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम, यानी प्लेटिनियम इरिडियम अलॉय सिलेंडर। और इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर यानी IBWM, कहाँ रखा गया है इसको, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एट सेवरे नियर पेरिस फ्रांस। और 1898 में बना था ये, ठीक है। जिसको डिनोट किससे करता हूं मैं, केजी से करता हूँ। क्लियर है बच्चे। तो इतना आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ओके। आगे चलते हैं। तो अगला पॉइंट क्या कहता है, जैसे आपने अभी लेंथ कर लिया, मास कर लिया, तो अब करते हैं हम इसकी सेकंड की। अब यहाँ पे बोला जाए कि सेकंड है क्या एक्चुअली। देखो द सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 91926317770 period of the radiation corresponding to the transition between two hyperline level of the ground state of the cesium 133 एटम, यानी 1966 में बना था, डिनोट किससे किया गया था, सेकंड से। तो बेटा हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, एक्चुअली ये क्या है, जब किसी भी चीज की शुरुआत करी जाती है तो शुरुआत में आपको सारी एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि भाई इस चीज को बनाने के पीछे ये रीजन रहा है। क्लियर है ना। तो मेनली यहाँ पे जो हम इनको डिनोट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है। ऐसे इलेक्ट्रिक करंट का है बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के बाद थर्मोडायनेमिक्स आता है, क्या कहता है, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर यानी केल्विन से डिनोट करते हैं। द केल्विन इज द फ्रैक्शन 1/273 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर। समझ गए बेटा। तो सेम थर्मोडायनेमिक्स हो गया, अमाउंट ऑफ मोल हो गया, सारी चीजें इस तरह, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई, सारी चीजों को इस तरीके से करता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट गिवन भी है हमारे पास जिसको बोलते हैं हम ड्राइव यूनिट, ड्राइव क्वांटिटीज। अब जैसे वेलोसिटी की बात करो बेटा, वेलोसिटी के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम, ध्यान से देखो, बता दे रहा हूँ कौन कौन से पॉइंट है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे बोला गया वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए मैंने अभी जस्ट बताया था कि जब वेलोसिटी को अगर मैं डिनोट करूंगा तो कैसे करूंगा बेटा, यानी मेरे पास डिस्प्लेसमेंट होगा अपॉन में टाइम होगा, ये दो ही तो चीजें होंगी। अब भाई डिस्प्लेसमेंट को तो मैं किस में मेजर करूंगा, मीटर में करूंगा, और इसको किस में करूंगा, सेकंड में करूंगा। अब यहाँ पे अगर मैं SI यूनिट की बात करूँ तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड भी बोल सकता हूँ इसको। और लिखने का दूसरा तरीका होगा, ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा कि जो अपॉन में है उसको रेसिप्रोकल करूंगा तो ऊपर चला जाएगा, और क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इतना क्लियर है ना। हाँ, आगे चलते हैं। फिर आता है जैसे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब अभी मैंने क्या कहता है बेटा, देखो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन ये कहता है हमसे कि चेंज इन वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या है ये मेरे पास बेटा, मीटर पर सेकंड आई है, और अपॉन में क्या कर दिया, टाइम। और टाइम के लिए मैं क्या यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, टाइम के लिए जो मैं यूज करूंगा बेटा वो तो क्या है, सेकंड ही आने वाला है। समझ आ रहा है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सेकंड। अब देखो सेकंड ऊपर चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और डिनोट करने का तरीका ये भी हो सकता है। समझ गए बेटा। तो ये तरीका होता है हमारे पास जब हम इनको मेजर करते हैं। क्लियर है बेटा। अभी जैसे बात करता हूं मैं मोमेंटम की, यानी जो ड्राइव क्वांटिटीज की, यानी ऐसा यूनिट, अगर ऐसा यूनिट बनाने का तरीका है। अब जैसे मोमेंटम की बात करता हूं तो आपको पता है कि जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, m/v होता है। m स्टैंड फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी। अब मास के लिए तो बेटा मैं क्या यूज करूंगा, किलो यूज कर लिया। अब वेलोसिटी के लिए जस्ट अभी आपको याद हो तो क्या यूज किया था मैंने,
मीटर पर सेकंड। यहाँ पे देखो क्या था, मीटर पर सेकंड। तो यानी मास के लिए किलो हो गया, और इसको क्या कर सकता हूँ, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यानी इसको ऐसा लिख सकता हूँ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ऐसे भी तो ड्राइव कर सकता हूँ ना बेटा इन क्वांटिटीज को मैं, समझ रहे हैं ना। तो यानी देख लो यहाँ पे सेम इसी तरीके से, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं, और नॉर्मल यही भी बोलते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। अब जो अगला पॉइंट है हमसे, वो कहता है जैसे फोर्स। फोर्स की बात करें तो क्या है, जैसे सिंपली देखा जाए तो ऑलरेडी देखो मेंशन कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे जैसे मान के चलो अगर मैं फोर्स का डेरिवेशन करता हूँ, तो फोर्स का जो डेरिवेशन होगा वो क्या होने वाला है बेटा मेरे पास। आप कहोगे सर जो फोर्स को मैं डिफाइन करता हूँ वो करता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चे, अब मास का तो पता है, मास के लिए क्या यूज करूंगा मैं, किलो। अब एक्सेलरेशन के लिए जस्ट अभी हमने बताया था चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो इसकी जो यूनिट थी वो कुछ ऐसी थी बेटा। और इंटू में इसके लिए क्या कर दूं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही था ना। तो यानी इसको मैंने लिख दिया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। हाँ, और जैसे वर्क, अब वर्क की बात करूँ तो जैसे डिफाइन कर दिया मैंने। अच्छा, एक दूसरा ये भी है, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैं न्यूटन भी लिख सकता हूँ बेटा, यानी न्यूटन से भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं। इतना क्लियर है। अच्छा, अब आता है जैसे फोर्स की बात करूँ तो, यानी वर्क की बात करूँ तो, वर्क जो होता है वो क्या होता है, वर्क हमारे पास क्या, वर्क कहता है बेटा हमसे कि जो वर्क है वो होगा हमारे पास, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फोर्स का तो सिंपली क्या है, फोर्स का तो जस्ट अभी हमने ड्राइव किया, तो ये क्या हो जाएगा, के जी एम एस मीटर पर स्क्वायर इंटू में, इंटू में क्या करूंगा बेटा, इंटू में कर दूंगा मैं, और डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज करने वाले हैं हम। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट के लिए obvious सी बात है हम लेंथ ही तो यूज करेंगे ना, और उसको मैं किस में कर सकता हूँ, मीटर में। तो यानी चाहूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको लिख दिया मैंने किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा कर दिया। लेकिन अब एक चीज और है, अगर इसको चाहूं तो मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जूल पर सेकंड, इससे डिनोट कर सकता हूँ, जूल पर सेकंड से भी डिनोट कर सकता हूँ। क्लियर है। तो ये है हमारे पास जो हमने इसमें किया है। अब बेटा यहाँ पे ना कुछ फंडामेंटल यूनिट्स भी आएंगे, कुछ और भी चीजें आएंगी। देखो जैसा अभी यहाँ पे यूज जिक्र किया गया सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यानी एसआई प्रीफिक्स। टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर आल्सो डिफाइंड एज प्लेन एंगल और सॉलिड रेडियन। यानी ठीक है, यूनिट्स की बात करें, रेडियन और स्टेरेडियन इनकी यूनिट्स हो जाएंगी। ठीक है, इसमें ज्यादा इतना कुछ है नहीं है। अब यहाँ पे देखो जैसे कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ, अब हम बात करते हैं बेटा इनकी फिजिक्स की, तो फिजिक्स में यहाँ पे क्या है, मोस्ट प्रोबेबली जो चीजें आने वाली है हमारे पास वो कुछ ऐसे आएंगे कि जैसे मान के चलो कभी कभी मैंने यूज किया, जैसे मैं इलेक्ट्रॉन का जिक्र करूंगा तो वहां पे लिखूंगा मैं 1.6 इंटू टेन टू पावर माइनस 19 कूलम। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया मैंने, पावर का क्या लगा दी उसकी, -19। अब जो -19 में पावर लगा रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है बेटा इसका कुछ ना कुछ तो इसको बोलते होंगे। समझ में आ रहा है ना। अगर मान के चलो जो पावर 10 में होती है, ठीक है, ये 24-30 तक जाते हैं, ऐसी बात नहीं, एटा नेटा ईटा भी बोलते हैं इनको। ठीक है, हाँ सेटा पैटा कुछ इस तरीके से इनकी नोटेशन होती है। इतना ज़्यादा आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 18-19 तक ही जाता है ये मोस्टली जो यूज करते हैं। अब इनकी मैं शुरुआत बता देता हूँ एक्चुअली ये कहाँ से हुई है। देखो बेटा हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होती है, सबसे पहले मैं बात करूँ कि इनकी क्वांटिटीज की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, जो आपने पढ़ा है लेकिन आपने एक दो स्टेप है जो बीच में मिस कर दिए। अब वो एक दो स्टेप क्या है उनको एक बार समझ लीजिए। तो एक दो स्टेप है आपके पास, जैसे लाइक मैंने बोल दिया यहाँ पे, जैसे सबसे पहले क्या आता है बेटा, देखो अगर मैं बात करता हूँ किलोग्राम की, तो सबसे पहले क्या आता है, किलो। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा हेक्टो, क्या आता है, हेक्टो। फिर उसके बाद क्या आता है, डेका, क्या आता है, डेका। और उसके बाद क्या आता है बेटा, डेका के बाद आता है मीटर। फिर क्या आता है बेटा, डेसीमीटर, क्या आता है, डेसीमीटर। और डेसीमीटर के बाद क्या आता है, सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर के बाद क्या आता है, एमएम, यानी मिलीमीटर। समझ में आ रहा है बेटा। अब मान के चलो मैंने बोला कि 1 किलो है, अब 1 किलो में 10 तो क्या होंगे, हेक्टो होंगे, और 100 क्या होंगे, डेका होंगे, और 1000 क्या होंगे, चाहे वो मीटर ले लो, चाहे वो एमएल ले लो, मिलीग्राम ले लो, कुछ भी ले लो आप। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ डेसी की, तो डेसी की कहने का मतलब ये है कि इसका 1/10 होता है, किसका, मीटर का। समझ में आ रहा है। अगर मैं सेंटी की बात करूँ तो ये मीटर का 1/100 होता है। और आपने पढ़ा होगा ना बेटा, अभी बताता हूँ मैं। और ये 1/1000 होता है। यानी ये बोलूँ मैं, देखो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना, आप कहोगे सर 100 सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो आप कहोगे सर 1/100 कर दो, इतना मीटर। कर सकते हैं नहीं कर सकते बताओ। मैंने बोला 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा बेटा, 1/100 मीटर के इक्वल होगा। अब देखा जाए तो 1 मीटर है ये किसके इक्वल होगा, 1/
10 डेसी के, सेंटी के और के। समझ में आ रहा है? तो कभी कभी हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 क्या कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, नहीं कर सकता बताओ? तो यानी 1 मीटर को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 10 10 to the power 3 समझ में आ रहा है बेटा? तो यानी इतना भी लिख सकता हूँ मैं। अगर मैं बोलूँ 1 इज इक्वल टू कितना मीटर, तो मैं बोलूँ 1 इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, तो आप सिंपली ये कहोगे सर 10 to the power -3, क्योंकि 1 अपॉन में चला जाएगा ना। जैसे हमने यहाँ पे सिंपली 1000 के साथ किया है, 100 के साथ, तो 1000 के साथ भी तो ऐसा ही होगा। तो यहाँ से चीजें को डिफाइन करके चलते हैं बेटा हम। जो ये है हमारे पास एक्चुअली ये बेस है। जैसे ये हो गया ना, किलो हो गया, हेक्टो हो गया, डेका हो गया, मीटर हो गया, डेसी हो गया, सेंटी हो गया, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं आगे। हमारे पास क्या देखो, जैसे यहाँ पे सबसे पहले जो शुरू होती है यूनिट्स, वो होते हैं यहाँ से। अब देखो सबसे पहले 10 की पावर 1 को मैं क्या बोलता हूँ, डेका। और 10 की पावर 2 को क्या बोलता हूँ मैं, हेक्टा। और 10 की पावर 3 को मैं क्या बोलूंगा, किलो। और 10 की पावर 6 को क्या बोलूंगा, मेगा। और 10 की पावर 9 को क्या बोलूंगा, जीगा। जीगा आपने सुना है, जीबी। जीबी आपने सुना होगा, जीबी, एमबी, केबी, है ना? ये तो सुना होगा, किलोबाइट, मेगाबाइट और जीगाबाइट। अब मेगाबाइट का मतलब होता है 10 to the power 6। और जीगाबाइट का कितना होता है, 10 to the power 8। अगर मैं जाऊंगा 12 पे, तो 12 का मतलब होता है टेरा। ठीक है बेटा, टेराबाइट क्या बोलेंगे उसको, टेराबाइट बोलेंगे। अभी पिछले उसमें देखा था हमने स्लाइड में। ठीक है, और जैसे अगर इस पे जाएंगे तो ईटा नीटा हो जाएगा। ठीक है, हाँ। आगे चलते हैं बेटा। तो इनका ये आपको ध्यान रखना है, सिंबल क्या है, इनकी प्रेजेंटेशन क्या है। ये क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है तब उनके लिए यूज किया जाता है, जैसा मेगा यानी 10 की पावर 6। समझ में आ रहा है? लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, आगे बढ़ता चला जाएगा ये। ठीक है बेटा। अब आता है कि मान के चलो बहुत ज्यादा स्मॉल हो, जैसा आपने सुना होगा 10 की पावर अगर -6 होती तो इसको बोलता हूँ मैं माइक्रो। और माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, यानी बहुत छोटा। और 10 की पावर अगर पॉजिटिव हो तो उसको क्या बोलूंगा मैं, मेगा। क्या बोलूंगा, मेगा बोलूंगा मैं। क्लियर है ना? तो ये है पॉइंट हमारे पास। आगे चलते हैं बच्चे। आगे में क्या है, जैसे मोस्ट यूज प्रेफिक्स। अब आता है जैसे वो सफिक्स, सफिक्स था और ये प्रेफिक्स था। अब प्रेफिक्स में जैसे 10 की पावर अगर मैं 1 कर रहा हूं तो इसको मैंने देखो 10 की पावर पॉजिटिव था तो उसको क्या क्या था, डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूंगा, डेसी। डेसी से छोटा क्या हो जाएगा, सेंटी। सेंटी से छोटा मिली। मिली से छोटा माइक्रो। माइक्रो से छोटा नैनो। नैनो से छोटा पीको। और पीको से छोटा फेम्टो। फेम्टो से छोटा ऑटो। समझ गए बेटा? तो ये यहाँ पे इनकी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा एक है यहाँ पे जो ग्रीक कुछ सिंबल भी होंगे बेटा, जिनको मैं एक क्लास लेके आपको समझा दूंगा कि जो ग्रीक सिंबल इनका हम किस तरीके से कहाँ कहाँ पे यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको ये ध्यान हो। अब मोस्टली जो यूज की जाती है, जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल में यूज करेंगे हम, तो वो जैसा ऐसा डाटा बोल दिया मैंने 10 की पावर -6 तो इसको माइक्रो बोलूंगा, यानी म्यू से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, नैनो को एन से डिनोट करते हैं, पीको को पी से करते हैं, फेम्टो को एफ से करते हैं और ऑटो को ए से करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कैपिटल ए आ जाए तो इसका मतलब 10 की पावर पॉजिटिव 18 से लिया जाएगा। तो ये पॉइंट्स है कुछ आपको जो छोटे छोटे से आपको याद रखना है। ठीक है, यानी नोटेशन है, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज का जिक्र करने वाले हैं। तो यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटीज हैं, जो छोटी है बड़ी है जो भी है, तो आपको ये पता होना चाहिए इनका सफिक्स और प्रेफिक्स क्या क्या होने वाला है। क्लियर है? तो आई होप बेटा ये क्लास आप इंजॉय कर रहे हो। आपको क्लास कैसे लगी, आपको हेल्प मिली नहीं मिली, समझने में कोई दिक्कत हो तो डेफिनेटली मुझे बताओ। मैं नेक्स्ट क्लास में आपका जो भी डाउट होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी, उनको सॉर्ट आउट कर लूंगा। ठीक है, तो आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी बच्चे हैं सेशन को जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलने वाले, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास, जिक्र करते हैं हम, जैसे हमारे पास कुछ पर्टिकुलर पॉइंट है, यानी प्रिंसिपल ऑफ द मेजरमेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स। भाई प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट यानी मेजरमेंट का प्रिंसिपल क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है और उनके यूनिट्स क्या है। ठीक है बेटा, देखो द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस बाय ए नंबर। ऑब्वियसली बात है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो उसको नंबर से करेंगे, और अगर हमें नंबर ही नहीं लिखा तो हमें कैसे पता चलेगा, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू अकम्पनीज बाय ए यूनिट यू, यानी मेजरमेंट का जो होता है एन यू होता है। अब जैसे आपको याद हो तो मैंने बोला था ना 10 मीटर। अब जो 10 क्या है बेटा, एक नंबर है, और मीटर क्या है, यूनिट है। समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी, जैसे मैंने बोल दिया 10 एम्पियर, ठीक है बेटा, और मैंने बोल दिया जैसे मान के चलो 220 केल्विन। समझ में आ रहा है बेटा? अब यानी जो 10 है ये तो क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या है, एक पर्टिकुलर यूनिट है। ठीक है, एम्पियर बोल दिया मैंने, जैसे इलेक्ट्रिक करंट को जिससे डिनोट करते हैं। अब दूसरा पॉइंट मैंने 220, तो एक क्वांटिटी हो गई पर्टिकुलर। अब ये क्या हो गया मेरे पास बेटा, एक तो ये हो गया यूनिट हो गया, यानी ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। और बिना न्यूमेरिकल वैल्यू के किसी भी चीज को कैलकुलेट करना मुश्किल है। आप कैसे लिखोगे? अब आपने जैसे मान के चलो न्यूमेरिकल के बजाय लिख दिया, यहाँ पे लिख दे तो सर लो 10, और यहाँ पे लिख दिया एम्पियर।
अरे भाई 10 का मतलब क्या है, इसको वर्ड ही में तो लिख रहे हो आप, वर्ड्स में तो लिख रहे हो ना, और थोड़ी ना इसके साथ चेंज कर रहे हो। अब ऐसा थोड़ी आपने वर्ड में लिख दिया, आपने नहीं सर मैंने ये भी नहीं लिखा, ये भी नहीं लिखा, मैं ये लिख देता हूँ, ये लो सर आप बताओ। अरे बात वो नहीं है, हमारा मेन मोटिव क्या है कि जस्ट ये सिंबल हमने जो कर रहे हैं, रोमन नंबर्स हैं ये, यानी नंबर्स को अलग अलग लिखने की जो टेक्निक है हम उसको यूज कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, पॉइंट ये है हमारे पास। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी चीज को मेजर करेंगे कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और दूसरा क्या होने वाला बेटा कि यूनिट होगी। अब यूनिट तो जिस भी चीज को मेजर कर रहे हैं उसकी यूनिट होने वाली है। क्लियर है ना? भाई जिस चीज को मेजर कर रहे हैं, मेजर हम किसी भी चीज को कर सकते हैं। हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और अनलिम मतलब दुनिया भर की ड्राइव यूनिट्स है, क्वांटिटीज है। ठीक है, तो इनका आपको ध्यान रखना है। ओके, अब चलते हैं आगे। अब आता है बेटा यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, वो है डायमेंशंस। क्या है? डायमेंशन। अब ये जो डायमेंशंस वर्ड है ये क्या है? ठीक है, इसको थोड़ा सा समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा पॉइंट है ये। ठीक है, तो मैं थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ, और बोला भी गया है। देखो यहाँ पे क्या है, बोला तो दूसरा मैं वाइट ले लेता हूँ एक बार। देखो यहाँ बोला गया था नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज डिस्क्राइब बाय डायमेंशंस। बेटा किसी भी देखो यहाँ पे अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो उनको हम एक डायमेंशन से डिस्क्राइब करेंगे। ऑल द फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइव यूनिट एंड बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल बेस। ऑब्वियस सी बात है, जो इनका बेस रखा जाता है बेटा, दिस फंडामेंटल वैल्यू विल बी सिंबलाइज बाय स्क्वायर ब्रैकेट। यानी इन वैल्यूज को हम सिंबलाइज करते हैं, वो कुछ इस तरीके से करते हैं, ध्यान रखना। जैसे मान के चलो ब्रैकेट में, ठीक है, अब ब्रैकेट में बेटा एम हो सकता है, एल हो सकता है, टी हो सकता है, ठीक है, और के हो सकता है, सी डी हो सकता है, और मोल हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? जो हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ा है, हम उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स का करेंगे यूज। तो ये क्या है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं हम इनके लिए जब भी रिप्रेजेंट करेंगे। एज द 7 डायमेंशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, एज द रिजल्ट लेंथ है डायमेंशनल। अब जैसे लेंथ है, लेंथ के लिए क्या यूज करने वाले हैं बेटा हम? तो लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मुझे तो नहीं लगता इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आप बोलोगे सर लेंथ के लिए करेंगे हम एल यू, जे लो, और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, हो गया हमारे पास। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ मास की, तो आप बोलोगे सर ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पे एम लिख दो। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि टाइम की, तो आप बोलोगे सर टाइम के लिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे टी लिख दो और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, बस। क्लियर है ना? तो यहाँ पे ये जरूरी है, इलेक्ट्रिक के लिए ए यूज करूंगा, थर्मोडायनेमिक के के यूज करूंगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी, और सब्सटेंस ऑफ मोल के लिए मोल। A physical quantity's dimension are the power of the exponent to which the base quantity are raised to represent the quantities। अब ये सारी डायमेंशन है। अब ये आपने सर जस्ट थ्योरेटिकल चीजें पढ़ी, अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले मान के चलो मैंने बोला एरिया, आपको मैंने एक वर्ड बोला यहाँ पे एरिया, और मैं बताऊं कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होने वाला है। तो आप कहोगे सर देखो हमने यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिया है, और कॉन्सेप्ट क्या है मेरे पास, मैंने बोला एरिया। अब बेटा एरिया को आप लिखोगे किस तरीके से? आप एरिया लिखता सर लेंथ इंटू विड्थ, ये क्या हो गया मेरे पास, एरिया हो गया, है ना? अब बेटा लेंथ को भी तो मैं एल से डिनोट करूंगा, यस और नो? इससे तो डिनोट करूंगा, फिर क्या बचा मेरे पास, बी। अब जो विड्थ है या बेस है जो भी है, यानी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, विड्थ हो गई। अब विड्थ को मैं किससे डिनोट करूंगा बेटा, ये भी तो एक टाइप की लेंथ ही है, देखा जाए तो, है ना? अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बता रहा हूँ कि डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? अब आपको पता चला कि सर जो एरिया है लेंथ इंटू विड्थ, यानी कहीं ना कहीं उसमें लेंथ का यूज है, ना उसमें हम मास का यूज कर रहे हैं, ना उसमें टाइम का यूज कर रहे हैं। हम कर रहे हैं क्या किसी चीज का यूज? नहीं कर रहे हैं ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने बोल दिया सर मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, यहाँ पे ब्रैकेट कर दिया और यहाँ पे मैंने एल का स्क्वायर कर दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 बार मैं इसका यूज कर रहा हूँ, तो सिंपली मैंने एल का स्क्वायर कर दिया। तो एल का स्क्वायर करने में कोई बुराई नहीं है, इजीली कर सकते हैं हम इसको। समझ में आ रहा है? अब आपने बोला सर एक बात बताओ, अगर आपने एरिया का कर दिया तो वॉल्यूम का भी तो निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा। अब वॉल्यूम क्या होता है मेरे पास, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब यहाँ पे 3 चीजें हैं बेटा, लेंथ है, विड्थ है और हाइट है। अब देखा जाए तो तीनों चीजें क्या है, लेंथ में तो डिनोट कर रहा हूँ, यानी एल। भाई लेंथ तो एल से डिनोट करूंगा। अब विड्थ को भी तो विड्थ भी तो एक लेंथ थी, है ना, टाइप ऑफ लेंथ। अच्छा हाइट भी क्या है, एक लेंथ ही है। तो यानी क्या कर दो बेटा, यहाँ पे चाहो तो वॉल्यूम निकालना हो तो एल का क्यूब कर दो, मैं कोई दिक्कत है क्या, है ना? ये हो गई इनकी रिप्रेजेंटेशन, इनको निकालने का तरीका। डायमेंशनल फॉर्मूला से बेस्ड आईआईटी नीट में 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। अब इतना सिंपल तो आपसे पूछेगा नहीं बेटा कि भाई इसका एरिया बताओ, इसका वॉल्यूम बताओ, इसका सरफेस डेंसिटी, सरफेस बता दो, ठीक है, सरफेस टेंशन बता दो, स्ट्रेस स्ट्रेन, बहुत सी चीजें होती है।
तो उनको सबको ड्राइव करेंगे किस तरीके से कहाँ कहाँ कैसे यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है। और आज का जो सेशन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, बेसिक है बेटा। जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। फिजिक्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन सबका मानना है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको ऐसा लगता है तो थोड़ा सा टाइम दीजिए फिजिक्स को, फिजिक्स आपको समझेगा, आप फिजिक्स को समझे। और जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा बेटा डेफिनेटली उसमें आप बहुत अच्छा करोगे। ठीक है। और ये तो ऐसा है, चाहे आप मैथ्स लो बायोलॉजी लो, अगर आप साइंस स्ट्रीम में हो तो ये दोनों में है, ये आपको पीछे छोड़ने वाला नहीं है। तो कोशिश करो जिस चीज से हमें डर लग रहा है उस चीज से हम अपना पावर बनाए, मजबूती बनाए उसमें। ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे चलने पे हमें क्या पता चले। देखो अब यहाँ पे देखो डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये क्या होते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशंस क्या होते हैं। अब डायमेंशनल इक्वेशन ये कहते हैं बेटा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, यानी जो लेफ्ट साइड में लिखा गया क्या वो राइट साइड में लिखने पे वही आ रहा है बस। अगर ये कर रहे हैं तो हमें इक्वेशन भी सेट बैठ रही है। अब इक्वेशन को सेट बैठाने का तरीका क्या है, देखो द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग ए फिजिकल क्वांटिटी विद इट डायमेंशनल फॉर्मूला। कि अगर इसको डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ इक्वेट करेंगे, डायमेंशनल इक्वेशंस आर दस द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ द बेसिक क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, स्पीड यानी वॉल्यूम, ठीक है, वी हो गया, स्पीड वी हो गया, फोर्स एफ हो गया, मास मास डेंसिटी को रो से डिनोट कर दिया मैंने। डायमेंशनल इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंट एज। अब बेटा यहाँ पे देखो, जैसे मान के चलो अगर कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है, मैंने लिख दिया है वहां पे, देखो m0 लिख रहा हूं मैं और L3 लिख रहा हूं और T0 लिख रहा हूं। इसका मतलब है यहाँ पे मास का और टाइम का कोई यूज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ किसका यूज है, L। अब जहां पे ये जो पावर जीरो लगा रहा हूँ इसका मतलब है यहाँ पे इन क्वांटिटीज का यूज नहीं किया गया है। अब अभी मैं जस्ट मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया है कि अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो यहाँ पे L का क्यूब होगा बेटा। यहाँ पे मास का यूज कर रहे हैं कहीं, नहीं कर रहे। एल का यूज कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। टाइम का यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो इसको डायमेंशनल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं इस तरीके से करूंगा। क्लियर है। यानी मेरा जो पॉइंट है ये समझो बेटा, जो क्वांटिटीज यूज की जाती है पावर उनकी। अच्छा कभी कभी हम पावर नहीं लगाते, जस्ट उसको ऐसे छोड़ देते हैं एम। अब जहां पे जीरो नहीं है इसका मतलब वहां पे पावर वन होगी, और जहां पे वन होगी इसका मतलब अगर मैं ऐसा करूं, जैसे मान के चलो मैंने M1 लिखा, या लिखा ही नहीं है 1 मिनट के लिए ऐसा मान लो, क्योंकि पता तो तभी चलेगा। जहां पे जीरो लिख रहा हूँ इसका मतलब वहां तो नल क्वांटिटी है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मेरे पास M हो गया, L1 हो गया, T-2 हो गया, इस तरीके से। समझ में आ रहा है। अब M1 है, L1 है, ठीक है, यहाँ पे M1 भी है और L1 भी T-2 है। तो कहने का मतलब वो है पावर जहां पे अगर मैं जीरो मेंशन कर रहा हूँ इसका मतलब वहां पे वो क्वांटिटी है ही नहीं है। अब जैसे वॉल्यूम की बात करता हूँ, वॉल्यूम में मास भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, इन दोनों चीजों को कोई यूटिलाइज है नहीं है, लेकिन अदर क्वांटिटी तो है ना इसमें शामिल। इतना क्लियर हो गया सबको। ठीक है, आगे चलते हैं। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे बोला गया कि प्योर नंबर आर डायमेंशनलेस। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो डायमेंशनलेस होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, पावर, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन आर डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का मतलब होता है बेटा जहाँ पे हम जैसे डिग्री, रेडियन, एंगल, सप्लीमेंट्री इनका यूज कर रहे थे हम, यानी इनके यहाँ पे जिक्र नहीं है, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना। अब आगे बोला गया ऑल रेशियो ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन। समझ में आ रहा है ना बेटा। हाँ, जैसे एग्जांपल रिलैक्स रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, एंगल, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा। ठीक है। डायमेंशन डू नॉट डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करते कि भाई इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसके डायमेंशनल अलग अलग हो, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो आपको ये कुछ पॉइंट है। और जैसे हाँ एक पॉइंट और है, और ये अभी नीट 2023 या 24 में एक क्वेश्चन पूछा गया था इसके ऊपर बेस्ड, कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन स्टेट दैट इन करेक्ट इक्वेशन the dimension of each term added or subtraction must be same. Every correct equation must have same dimension on both side of the equations. इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे बेटा तो इसमें ये पता चलता है हम सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। देखो बेटा जैसे L के लिए L यूज कर लिया, M यूज कर लिया, T यूज कर लिया, तो L में से L को ही सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं मैं। ऐसा नहीं है L में से M घटा दिया, L में से M कैसे घटा दोगे बेटा, अलग अलग क्वांटिटी हो गई ना ये तो। एक ही क्वांटिटी में से घटा सकते हो आप। जैसे मैंने बोला लेंथ में से सिर्फ लेंथ को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मास में से मास और टाइम में से टाइम। ठीक है। एक लास्ट में जब इस सेशन के एंड में आपको एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा, मैं तब बताऊंगा कि जो मैंने ये प्रिंसिपल होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस कराया है उसका यूटिलाइज कहां पर है। ठीक है। तो ध्यान से पॉइंट को पढ़ते रहो, जहां मैं मेंशन कर रहा हूं ना कि इंपॉर्टेंट है, ये आगे आएगा न्यूमेरिकल, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं नीट आईआईटी के उनसे रिलेटेड होते हैं, और वहां पे ये पूछे भी जाते हैं भाई अगर ये किस टाइप से क्या है क्या नहीं है। अब कभी कभी ऐसा है, मान के चलो बेटा एक बोल दिया मैंने कि यहाँ पे है किलोमीटर, मैं बोलूँ यहाँ पे है आपके पास लीटर,
अब मैं बोलूँ भाई इनको सब्ट्रैक्ट करो, आप कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? भाई किलोमीटर में से लीटर सब्ट्रैक्ट करने की कोई बात है, कोई लॉजिक है? आप क्या सर बहकी बहकी बातें कर रहे हो आप? ये कैसे पॉसिबल है? इसमें से कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे जो क्वांटिटीज को हम जो यूज करेंगे उसी तरीके से करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। यानी कहने का मतलब ये, जैसे मैंने बोला फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो यानी फोर्स इज इक्वल टू मास, जब मैं इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला करूंगा तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल आना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वेशन इक्वल है तो यही तो बोलते हैं इसको, तो चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। इफ द डायमेंशंस ऑफ द LHS and RHS are same, then we can say this equation is at least dimensionally correct। तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। सो दिस इक्वेशन में बी करेक्ट, nevertheless the dimension of the LHS and RHS not the same, the equation not even dimensionally valid as the result can't be correct। और ऐसा हो सकता है बेटा, ठीक है। अगर हमारा LHS इज इक्वल टू RHS नहीं आया है तो फिर हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर है ना? अब मान के चलो फोर्स की जगह मैं मोमेंटम कर दूं, यानी जो पी होता है इज इक्वल टू एम वी होता है, अगर मैं ऐसा कर दूं पी इज इक्वल टू एम ए है, तो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट होगा बेटा? नहीं होगा। अब करेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये डायमेंशनल इक्वेशन नहीं बनाएगा। क्लियर है ना? तो आपको ये पॉइंट का भी ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। और जैसे यहाँ पे बोला भी गया है, फॉर्मूला फॉर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ ई, ठीक है, इज इक्वल गिवन बाय, तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है बेटा। यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर है। अब बेटा एम का मतलब मास हो गया, वेलोसिटी का स्क्वायर यानी एक्सेलरेशन के इक्वल पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स क्या है, अब यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो देखो, आप चाहो तो देखो यहाँ पे फोर्स का, इसको तो मैंने फोर्स एज इट इज रख लिया। ठीक है, अब मास के लिए क्या यूज करूंगा बेटा, मास के लिए एम यूज कर रहा हूँ, वेलोसिटी के लिए यानी वी स्क्वायर कर दिया 1 मिनट के लिए, और इसके लिए रेडियस के लिए मैं क्या यूज करूंगा, एल ही तो यूज करूंगा। क्लियर है ना? अब बेटा मास है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होता है, एम एल 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 वन टी वन, टी वन होता है, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, वी का यानी वेलोसिटी का स्क्वायर है, और वेलोसिटी आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यही बताया था, यही बताया था। तो इसको एल टी माइनस वन कर सकता हूँ ना मैं वेलोसिटी का, और अब इसका क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं स्क्वायर कर रहा हूँ। तो यानी एल का स्क्वायर कर दूं, कोई प्रॉब्लम है क्या, एल का स्क्वायर कर दिया और इधर टी का स्क्वायर करूंगा तो -2। तो यानी देखा जाए तो अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालूंगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा, मास के लिए मैंने एम यूज कर लिया, ठीक है, और वेलोसिटी के लिए मैंने क्या यूज करा बेटा, यहाँ पे कर दिया मैंने एल का स्क्वायर, टी का टी-1, सॉरी टी-2, और अपॉन में क्या, एल। अब बेटा देखो, एक एल नीचे है एक एल ऊपर है, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो सेंट्रीफ्यूगल का जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा मेरे पास मास, एक एल कैंसिल हो गया तो L1 और T-2। और देखो बेटा एंड ऑफ द इसमें क्या आ रहा है, M1 L1 और हाँ M1 है ना, क्योंकि जो मैंने बोला था ना, अगर डिनोट नहीं कर रहा हूँ तो उसका मतलब 1 ही होगा। ठीक है, सो दिस इक्वेशन इज एटलीस्ट डायमेंशनली करेक्ट, तो वी कैन से दिस इक्वेशन में बी करेक्ट। तो इक्वेशन कैसी होगी, करेक्ट होगी। और यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, जस्ट मैंने अभी बेसिक उसमें बताया था कि वेलोसिटी क्या होती है अपन के पास, वेलोसिटी क्या होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे बोला गया एम वी स्क्वायर यानी वेलोसिटी का स्क्वायर है, और वेलोसिटी का स्क्वायर है, अब वेलोसिटी तला अपॉन टी ये होता है ना, और इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, तो सिंपली क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया। तो इस फॉर्मूला में मैंने ड्राइव किया, जो कट रहा है कट कर दो, जो लिख रहा हो उसको ऐसे कर दो। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को वी कैन राइट। क्लियर है बेटा? तो होप यू अंडरस्टूड। जो आज का सेशन है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। ठीक है बेटा? अब आता है डिजाइनिंग एन एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल। इफ क्वांटिटी इज डिपेंड ऑन मल्टीपल पैरामीटर वी कैन एस्टिमेट हाउ मच द क्वांटिटी इज डिपेंड ऑन द गिवन पैरामीटर। तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे वेलोसिटी की बात करता हूँ मैं, वेलोसिटी क्या है मेरे पास, ये अच्छा वेलोसिटी की बजाय मैं स्पीड भी लिख सकता हूँ बेटा। अच्छा स्पीड की बात करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है बेटा, और अगर वेलोसिटी की बात करूंगा तो वेलोसिटी होता है मेरे पास, वेलोसिटी क्या होगा मेरे पास, वो होगा डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होगा। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, कि यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन में टाइम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ने इनिशियली आपको बता दिया था कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे ये सारी चीजें बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला हम इजीली बना सकते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें किसी की प्रॉब्लम होगी इसमें। जैसे मान के चलो मैंने बोला एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बोला मैंने, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले तो स्पीड या वेलोसिटी का निकाला। अब वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए एल, और इसके लिए क्या यूज करूंगा, टाइम टी। तो यानी इसको ऐसा लिख सकता हूँ L1 और T-1। ये लो इसका फॉर्मूला आ गया बेटा, ये स्पीड या वेलोसिटी दोनों का सेम ही होगा।
डायमेंशनल फॉर्मूले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। अब मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन क्या कहता है, एक्सेलरेशन कहता है कि वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना। तो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो वेलोसिटी क्या है मेरे पास, आप कहोगे सर वेलोसिटी तो L1 t-1 है, और वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मैंने क्या बोला, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब एक t नीचे है तो इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा L1 और t-2। अब यहाँ पे m का यूज कर रहे हैं बेटा, नहीं कर रहे तो m क्या लगा दो, जीरो लगा दो, ये लो। अब बताओ फॉर्मूला आ रहा है नहीं आ रहा है, यही आ रहा है ना। तो ये तरीका है इनको कैलकुलेट करने का, जैसे फोर्स है, प्रेशर है, काइनेटिक एनर्जी है, जितने भी जो चीजें हैं इनको सबको करो, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना। आगे का सेशन करेंगे हम बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये आज आपका होमवर्क है, और होमवर्क में आपको क्या करना है कि जितनी भी यूनिट्स दी हुई है इनको फॉर्मूले के साथ आपको ट्राई करना है, और आपको सेशन कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है अपना सोशल मीडिया साइट से बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हमारे जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे डेफिनेटली हम एक डिजिटल बोर्ड ले लेंगे और उसमें हम इनका चीजों को पढ़ाना एक्सप्लेन करना। अभी शायद कॉम्प्लिकेशन आए, आप लोगों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन हाँ आपको पीपीटी वगैरह जो कंटेंट मिलेगा, जो पढ़ाया जाएगा, बहुत सॉलिड तरीके से पढ़ाया जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।